हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझने जा रहे हैं, जहां हमारा क्राइटेरिया है टाइम क्वांटम, मोड है प्रीएम्प्टिव। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम टाइम क्वांटम का यूज़ कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने सपोज़ यहाँ पे माना है टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 2 लिया है, तो जैसे हमारे पास ये सभी प्रोसेस हैं, तो अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होने के लिए रनिंग क्यू में जाता है और देखिए इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये टू यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम तो 2 ही है। लेकिन इसी की जगह पे अगर प्रोसेस P2 रेडी क्यू से रनिंग क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा और इसका देखिए बर्स्ट टाइम 4 है, तो ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर से वो रेडी क्यू में आ जाएगा। बट इस टाइम उसका जो बर्स्ट टाइम होगा वो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से रनिंग क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा और फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम टाइम क्वांटम का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। और प्रीएम्प्टिव मीन्स होता है कि वही जो प्रोसेस है रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जा रही है और कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट होकर फिर से रेडी क्यू में उसे आना पड़ रहा है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो हमारा कहलाता है प्रीएम्प्टिव, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिकल पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और थ्योरी को अदर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस टेबल पे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेटा को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि अराइवल टाइम है हमारा सबसे हाईएस्ट 8 तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। और है 3 पे है हमारा प्रोसेस 1, 2 पे है प्रोसेस 2, 6 पे है प्रोसेस 3, 8 पे है प्रोसेस 4, 4 पे है प्रोसेस 5, 5 पे है प्रोसेस 6। और उसके बाद है हमारा बर्स्ट टाइम। तो अराइवल टाइम तो ये रहा। अब बर्स्ट टाइम को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो अराइवल टाइम प्रोसेस 1 पे है बर्स्ट टाइम 2 और प्रोसेस 2 पे है 4, ठीक है। प्रोसेस 2 पे है 4, प्रोसेस 3 पे है 3, प्रोसेस 3 पे है 3, प्रोसेस 4 पे है 1, प्रोसेस 4 पे है 1, प्रोसेस 5 पे है 3, प्रोसेस 5 पे है 3, प्रोसेस 6 पे है 4, प्रोसेस 6 पे है 4। तो इस टाइप से हमने तो डेटा को तो अरेंज कर लिया अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और प्रोसेस के बेस पे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने अदर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सॉल्व किए थे उसमें हमें सिर्फ ग्रैंड चार्ट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम रेडी क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो रेडी क्यू है, इसमें जो प्रोसेस का सीक्वेंस होता है उसको हमें ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना रहता है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेडी क्यू बना लेता हूँ, रेडी क्यू, ठीक है। तो ये हमारा रेडी क्यू हो गया सपोज, और ये ग्रैंड चार्ट, ठीक। ये हमारा रनिंग क्यू होता है, ठीक है, जिसे हम CPU भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमारा CPU कब स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो 0 से आप देखिए CPU को कब प्रोसेस मिल रहा है, अराइवल टाइम 2 पे। तो 0 से 2 तक तो हमारा CPU खाली रहेगा, आइडल रहेगा, ठीक है, 0 से 2। उसके बाद है हमारा रेडी क्यू में देखिए, जैसे अराइवल टाइम 2 तक पहुंचा तो हमारा प्रोसेस P2 आ गया, ठीक है। तो वो सबसे पहले है रेडी क्यू में और उसके बाद हम रेडी क्यू से इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे ले आएंगे इसको रनिंग क्यू में, ठीक है। प्रोसेस 2 यहाँ पे आ गया और जो कि हम टाइम क्वांटम कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 4 है, देखना है इसका कि टाइम बर्स्ट टाइम कितना है, तो ये 4 है, तो ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो सकता है। मीन्स P2 हो गया हमारा, यहाँ से 2 से हो गया 4 और ये 4 से माइनस हो गया 2, ठीक है। अब देखिए हमें अराइवल टाइम 4 तक पहुँच गया, मीन्स यहाँ तक, यहाँ से यहाँ सभी प्रोसेस हमारे पास आ गई। तो अब हमें क्या करना रहता है, अब देखना है P2 को छोड़ के कौन कौन सी नई प्रोसेस आई है। तो यहाँ पे आई है P1 और P5, ठीक है। तो यहाँ P1 और P5 असाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, देखना है कि P2 का बर्स्ट टाइम क्या बचा है। तो हाँ, हमारे पास 2 तो बचा है, तो क्या होगा, ये P2 यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम फिर से ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। तो P2 यहाँ पे हमारा फिर से आ गया। अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है। तो प्रोसेस P1 आ रहा है, ठीक है। तो P1 यहाँ पे आएगा
अब चेक करना है इसका बस टाइम कितना है, तो बस टाइम 2 है और इसे हमें 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम तो 2 है, ठीक है। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स 4 से हो गया 6 और P1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम 6 अराइवल टाइम तक पहुँच गए, मीन्स 4 ये था, 5 और 6 यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। अब इसी बेस पे हमारे पास कौन कौन सी नई प्रोसेस आ गई, 6 और 3, ठीक है। तो इससे पहले ये देखिए कि P1 हमारे पास यहाँ से था और वो यहाँ पे आया, ठीक है। और इसमें अब 6 अराइवल टाइम तक हम पहुँचे तो हमारे पास कौन कौन सी नई प्रोसेस आई है, P6 और P3। तो यहाँ पे भी हम इसको नोट कर लेते हैं, P6 और P3। और क्या है, अब देखना है कि P1 का कोई अराइवल टाइम बचा है तो नहीं, तो P1 का तो P1 का कोई बस टाइम बचा है तो नहीं, ये तो 2 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमें इसे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब हमें देखना है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ रही है, नेक्स्ट प्रोसेस है P5। तो P5 यहाँ पे है और इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो बस टाइम देखते हैं इसका 3 है, ठीक है। ये P5 यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। और अब देखना है टाइम क्वांटम 2 है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे तो 6 से हो गया ये हमारा 8 और ये 3 से हो गया 1, ठीक है। ये इतना बचा है। अब देखना है हम कहाँ पे पहुँच गए, अराइवल टाइम 8 पर, मीन्स 7 और 8 यहाँ तक पहुँच गए। हमारे पास कौन सी नई प्रोसेस आई है, P4। तो हम P4 को यहाँ पे लिखेंगे और P5 का भी बस टाइम बचा ही है हमारे पास 1, तो P5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। P5 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब ये तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा P5 के लिए। अब देखना है P2, तो P2 यहाँ से रेडी क्यू से हमारे रनिंग क्यू में आ गया P2। ये कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम क्वांटम 2 है और इसका बस टाइम भी 2 है, तो ये भी हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 8 से हो गया हमारा 10, ठीक है। इसका भी प्रोसेस कंप्लीट और बस टाइम तो कुछ नहीं बचा, वरना हम इसे यहाँ पे अलॉट कर देते, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ रही है, प्रोसेस 6। तो प्रोसेस 6 यहाँ से यहाँ पे आई और ये 2 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, तो बस टाइम देखते हैं यहाँ पे 4 है, तो हाँ 2 यूनिट ऑफ टाइम तो हम इसे चला सकते हैं। तो 10 से हो गया ये 12 और ये 4 से हो गया हमारा 2, ठीक है। तो और इसका बस टाइम बचा है, तो P6 को हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास और कोई नई प्रोसेस आई होती तो हम उसे लिखते, लेकिन कोई नई प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अब P6 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखना है नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, P3। तो P3 यहाँ से यहाँ पे आ गया और बस टाइम 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो P3 को देखते हैं। P3 है 3, तो 3 से ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ टाइम मतलब 12 से ये 14, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब क्या करना है इसका देखिए बस टाइम बचा ही है हमारे पास 1, तो P3 यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट फिर से देखना है कि कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P4। तो P4 यहाँ से यहाँ पे आ गया और अब देखना है कहाँ है हमारा P4, तो यहाँ पे है 1, बस टाइम इसका 1 है। तो देखिए टाइम क्वांटम हमारे पास 2 है, अगर इससे कम होता है तो हम उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बट इससे हमें ज़्यादा नहीं करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्वांटम 1 है, तो 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, मीन्स 14 से हो गया हमारा ये 15 और ये भी हमारा कंप्लीट, ठीक। अब कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P5। तो P5 को हमने फिर से यहाँ से यहाँ के P5 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। और ये इसको अब देखना है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराना है, तो देखते हैं इसका बस टाइम। तो बस टाइम तो 1 है, तो 1 के लिए तो एग्जीक्यूट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 से हो गया 16 और साथ ही साथ ये भी कंप्लीट। अब कौन सा है हमारा P6। P6 को देखते हैं। P6 अब यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, अब 16। अब P6 हमारा कहाँ है, ये हो रहा है 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो हमारे पास टाइम क्वांटम तो 2 ही है, तो उसके लिए तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो 16 से हो गया 8 और साथ ही साथ ये भी कंप्लीट। अब लास्ट बचा P3 यहाँ पे है, तो यहाँ से ये यहाँ पे आ गया और इसका बस टाइम कितना है 1, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने ग्रैंड चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया इसी टाइप से। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। तो चलिए कंप्लीशन टाइम को हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो P3 है हमारा 19, तो यहाँ पे 19 आ गया। और मींस कंप्लीशन टाइम के लिए हमें क्या करना रहता है, कोई भी प्रोसेस जब कब कंप्लीट हो रहा है उसके राइट साइड में देखना पड़ता है, ठीक है। तो P3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है लास्ट में, तो और जिसके राइट साइड में 19, तो इसलिए यहाँ पे 19 है, ठीक है। और P6 कब हो रहा है 18 पे, तो P6 18, P5 16, P4 15, P3
P3 तो हो चुका है हमारे यहाँ पे कंप्लीट, तो अब देखना है P6 भी हो चुका है, P2 अभी हो रहा है 10 पे, और उसके बाद देखते हैं P5 भी हो चुका है, P1 हो रहा है हमारा 6 पे। कंप्लीशन टाइम आ गया हमारा। अब हमें देखना है टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स 6 माइनस 3, ये हो गया हमारा 3, 10 माइनस 2 8, 19 माइनस 6 13, 15 माइनस 8 7, 16 माइनस 4 12, 18 माइनस 5 13। एक बार P1 का अराइवल टाइम कितना है, सॉरी कंप्लीशन टाइम, हाँ 6, ये तो सही है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 3 माइनस 2 ये हो गया 1, 8 माइनस 4 4, 13 माइनस 3 10, 7 माइनस 8 सॉरी 7 माइनस 1 7 माइनस 1 हो गया 6, 12 माइनस 3 9, 13 माइनस 4 ये भी हमारा 9 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, इसके लिए CPU कब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स के किसी प्रोसेस के लिए माइनस अराइवल टाइम। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये ग्रैंड चार्ट की, ठीक है। तो आप इसमें देखिए CPU फर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस के लिए कब रिस्पॉन्स करेगा, ये देखने के लिए हमें देखते जाना है लेफ़्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसेस आती जाएगी उसके लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू रहेगी वो उस टाइम CPU रिस्पॉन्स की होगा। जैसे P2 के लिए देख सकते हैं ये कब रिस्पॉन्स किया इसके लिए CPU, तो ये टू अराइवल टाइम पे रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो CPU कब, तो देखिए P2 के लिए हम कैसे निकालेंगे, P2 का है 2 मिल रहा है और 2 माइनस इसकी अराइवल टाइम, ठीक है। P2 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक। और P1 के लिए आ रहा है 4, तो 4 माइनस 3 ये हो गया 1। उसके बाद P5 को मिल रहा है CPU का 6, तो 6 माइनस 4 ये हो गया 2। और P2 के लिए तो हो गया था। और P6 को मिल रहा है 10 पे, तो 10 माइनस 5। उसके बाद है P3 को मिल रहा है 12 माइनस 6 ये हो गया 6 P3। उसके बाद P4 को मिल रहा है 14, तो 14 माइनस 8 ये हो गया हमारा 6, ठीक। इस टाइप से हमने रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल लिया। अब हमें गेट में क्या पूछ सकते हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, इसे पूछ सकते हैं। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ता है इन सब का सम और इनका काउंट, ठीक है। तो 3 + 8 + 13 + 7 + 12 + 13 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया। तो अब देखिए इसका काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है हमारा 56 यहाँ पे आया और ये है हमारा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 69 और पॉइंट आएगा समथिंग 3 इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और इसी टाइप से आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।